हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 27। रोहन और प्रीति एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। जब रोहन ने प्रीति को बताया कि वह पिछले 2 साल से उसे पसंद करता है, तो प्रीति ने भी उसे एक मौका दिया और माफ कर दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे 80 घाट पर बैठे रहे और सामने दूर तक फैले पानी को देखते रहे। बनारस को सुकून क्यों कहा जाता है, ये प्रीति को आज समझ आ रहा था। रोहन के साथ बैठे हुए उसका दिल किया जैसे ये पल यही थम जाए। रोहन ने उसका हाथ थामा और प्रीति ने अपना सर रोहन के कंधे से लगा दिया। कल रोहन वापस अपने घर जाने वाला था और जाने से पहले वह कुछ वक्त प्रीति के साथ बिताना चाहता था। कुछ देर बाद प्रीति एकदम से उठी और कहा, चलो वहाँ शादी हो जाएगी और हम यहाँ बैठे रह जाएंगे। प्रीति, वहाँ संभालने के लिए गोलू जी और दी है ना, हम कुछ देर यहीं बैठते हैं, रोहन ने कहा। नहीं रोहन, अभी मुझे वहाँ शादी देखनी है और फिर दी भी कल वापस चली जाएगी, प्लीज चलो ना, प्रीति ने लगभग रोहन को खींचते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, कहते हुए रोहन उठा और प्रीति के साथ चल पड़ा। चलते चलते प्रीति ने पलटकर घाट को देखा और मन ही मन कहा, थैंक यू महादेव, बस अब आपकी कृपा हो और मेरी दी और जीजू भी हमेशा एक हो जाए। रोहन और प्रीति घाट से बाहर आ गए। गेस्ट हाउस नजदीक ही था, इसलिए दोनों पैदल ही चल पड़े। चलते चलते रोहन ने प्रीति का हाथ थाम लिया। ये छोटे छोटे पल प्रीति की जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल थे। दोनों गेस्ट हाउस पहुंचे। देखा आशीर्वाद समारोह चल रहा था। रोहन और प्रीति शगुन के पास आए तो शगुन ने कहा, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अच्छा जाओ जाकर खाना खा लो, फिर घर निकल जाना। और आप? प्रीति ने पूछा। मैं और गोलू जी यहीं रुकेंगे, कल सुबह ही आ पाएंगे। सारे अरेंजमेंट देखने हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना। शगुन ने अपनी साड़ी की सलवटें सही करते हुए कहा। दी, हम लोग भी यहीं रहेंगे, प्रीति ने कहा। प्रीति, तुम क्या करोगी रुककर? शगुन ने सवाल किया। मुझे भी शादी देखनी है और आपकी पहली शादी है, देखने दो ना दी प्लीज, प्रीति ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पर पहले जाकर खाना खा लो, उसके बाद यहीं आकर मुझसे मिलना, शगुन ने कहा। तो रोहन और प्रीति वहां से जाने लगे। रोहन, शगुन ने रोहन की बाह पकड़कर उसे रोक लिया। रोहन ने शगुन की तरफ देखा तो शगुन ने कहा, आई होप कि प्रीति को लेकर तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं। तुम उसके साथ किसी तरह का मजाक नहीं कर रहे। वो बहुत मासूम है रोहन, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती है। अगर तुम पर किया है इसका मतलब तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो। ख्याल रखना कहीं उसका दिल ना टूटे। दी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रीति से भी ज्यादा मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने हिम्मत नहीं दी होती तो मैं कभी उसे अपने दिल की बात कह ही नहीं पाता। थैंक यू दी, रोहन ने शगुन की आंखों में देखते हुए कहा। रोहन, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। दी, आप इससे बाद में बात करना, अभी मैं इसे लेकर जा रही हूँ, बाय, कहते हुए प्रीति रोहन को खींचते हुए वहां से लेकर चली गई। शगुन गोलू को ढूंढने लगी। जब से गेस्ट हाउस आए हैं तब से गोलू से दिखाई नहीं दिया था। शगुन ने अपना फोन देखा तो पापा आया कि उसका फोन फ्लाइट मोड पर आ चुका था। शगुन ने उसे ऑन किया और फिर गोलू को फोन मिलाया। हेलो गोलू जी, कहाँ हैं आप? बस भाभी आपके सामने ही है, कहते हुए गोलू शगुन के सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ चले गए थे आप? अच्छा सुनिए, अभी आशीर्वाद समारोह चल रहा है, उसके बाद दूल्हा दुल्हन पैरों में बैठ जाएंगे और बाकी सब खाना खाने चले जाएंगे। तो आप जाकर खाने का अरेंजमेंट देख लीजिए, मैं फेरों का इंतजाम करवाती हूँ, शगुन ने कहा। ठीक है भाभी, हम देखते हैं, कहकर गोलू चला गया और शगुन भी अपने काम में लग गई। पहली बार था जब गोलू के आसपास कई लड़कियां थीं, लेकिन गोलू का सारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। हाँ, गोलू बदल रहा था। शगुन की संगत में अब वह भी जिम्मेदार और समझदार बनने लगा था। कानपुर, उत्तर प्रदेश। खाना खाने के बाद गुड्डू हमेशा की तरह घर के दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। शगुन जब थी तो वह दिन में 5-7 बार उसे झगड़ा कर लिया करता था, उसे परेशान किया करता था, उसे के सामने लंबी लंबी डींगे हाँक कर उसे पागल बनाया करता था
और इन सब में दिन कब कट जाता गुड्डू को पता ही नहीं चलता था। पर जब से शगुन गई थी, गुड्डू को इस घर में खालीपन सा महसूस होने लगा। उदास सा सीढ़ियों पर बैठा वह फोन की उंगलियों को घुमा रहा था। उसे याद आया कि उसने खुद से कहा, उस दिन हमने शगुन का नंबर हमारे फोन में देखा था। उसका हमारे फोन में नंबर कैसे आया? उस नंबर पर फोन करके देखे क्या? गुड्डू ने फोन ऑन किया और शगुन का नंबर निकालकर डायल किया। इस बार रिंग जा रही थी। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, गुड्डू का दिल धड़क रहा था और इस की वजह गुड्डू नहीं जानता था। रिंग जा रही थी, तभी घर के सामने एक बाइक आकर रुकी। उस पर बैठे लड़के ने कहा, भैया सुनिएगा जरा। गुड्डू फोन से कान से लगाए लड़के की तरफ आया। उसका सारा ध्यान फोन की रिंग पर था। तभी शगुन ने फोन उठाया और कहा, हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। शगुन की आवाज सुनकर गुड्डू हैरान रह गया। ये शगुन का ही नंबर था, वही शगुन जो कुछ दिन पहले यहाँ थी, गुड्डू के घर में। गुड्डू कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर अचानक से हुआ एक छोटा सा हादसा। बाइक पर बैठे लड़के ने गुड्डू को उलझन में देखा तो बाइक स्टार्ट की और उसके हाथ से फोन छीनकर भाग गया। अबे ओए, अबे साले हमारा फोन काहे ले गए? अबे सुनो, साले हमारी किस्मत ही खराब है। गुड्डू पहले चिल्लाया और फिर हताश होकर वापस सीढ़ियों पर आ बैठा। फोन जा चुका था, लेकिन शगुन की आवाज सुनकर गुड्डू को एक सुकून महसूस हुआ और उसने कहा, चलो कम से कम उनका नंबर हमारे फोन में था और हमें पता ही नहीं था। पर हमारे फोन में उनका नंबर आया कहाँ से? कौन है ये लड़की और काहे हमें परेशान करने पर बुरा नहीं मानती? कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है और इन सब सवालों का जवाब ना हमें शगुन ही दे सकती है। गुड्डू कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर उठकर अपने कमरे में जाने लगा। उसका पैर अब पहले से बेहतर था। वह आराम से चल सकता था, लेकिन हाथ में प्लास्टर था तो सोने में उसे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उसे आदत थी उल्टा लेटकर पैर पसार कर सोने की। अपने कमरे की ओर जाते हुए गुड्डू की नजर आंगन के कोने में खड़ी वेदी पर पड़ी, जो कि फोन कान से लगाए कुछ परेशान नजर आ रही थी। गुड्डू वेदी के पास आया और उसके हाथ से फोन लेकर कहा, का बाबू इतनी रात में किससे बातें कर रही हो? गुड्डू को वहां देखकर वेदी थोड़ा सा घबरा गई। कुछ जवाब नहीं दिया तो गुड्डू ने फोन कान से लगाया। किसी लड़के की आवाज सुनकर गुड्डू ने फोन काट दिया और जाने लगा तो वेदी ने उसे रोकते हुए कहा, भैया 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 पिताजी को ये सब ना बताना। बचपन से हम दोनों साथ खेले हैं, साथ में बड़े हुए हैं, साथ में स्कूल गए। हमने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया हमारे बारे में। तुम वो सब कुछ जानती हो, फिर हमसे ये बात काहे छुपाई? हम डर गए थे भैया, हम किसी को पसंद करते हैं ये बात जानकर आपका रिएक्शन क्या होगा, बस यही सोचकर नहीं बताया। वेदी ने नजरें झुकाकर कहा, अरे यार हम तुम्हारे दुश्मन थोड़े ना है। हमसे कहती हम जेल लौंडे से बात करते, पिताजी से बात करते, रिश्ता करवा देते तुम्हारा। हर इतनी रात में छुपकर बात करने की क्या जरूरत? गुड्डू ने कहा, सॉरी भैया। वेदी ने कहा, अब सारी बात तुम्हें बताओगी या हम पता लगवाएं किसी से? गुड्डू ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हम बता देंगे। वेदी ने मासूमियत से कहा, ठीक है फिर एक कप चाय और कुछ नमकीन लेकर हमारे कमरे में पधारो। गुड्डू ने कहा, क्या जे का बात हुई? वेदी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ठीक है फिर हम पिताजी से मिलकर आते हैं। गुड्डू ने जाते हुए कहा, अच्छा ठीक है लाते हैं, आप चलो अपने कमरे में। वेदी ने कहा, जल्दी आना। कहकर गुड्डू चला गया। चलते चलते उसने वेदी के फोन से दीपक का नंबर निकालकर अपने कमरे में पड़े एक अखबार पर लिख दिया। मामला बहन का था और गुड्डू नहीं चाहता था कि कोई भी लड़का उसकी बहन का फायदा उठाए। वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गया। जैसे ही लेटने को हुआ, उसके हाथ से लगकर गलती से टेबल पर रखा पानी गिर गया और उसका पानी फर्श पर फैल गया। गिरा हुआ पानी देखकर गुड्डू को वो रात याद आ गई जब ऐसे ही शगुन को गिराने के लिए उसने जानबूझकर पानी डाल दिया था और शगुन फिसलकर उसके ऊपर आ गिरी। शगुन की वो
काली गहरी आंखें गुड्डू को अभी तक याद थी। शगुन के बारे में सोचते हुए गुड्डू मुस्कुराने लगा। उसके पेट में तितलियां सी उड़ने लगी। वेदी चाय नमकीन लेकर आई। देखा गुड्डू अकेले में बैठा मुस्कुरा रहा है तो कमरे में आते हुए कहा, अकेले में बैठकर काहे मुस्कुरा रहे हैं आप? अरे वेदी, साइड से आना, पानी गिरा हुआ है नीचे। गुड्डू ने कहा तो वेदी साइड से आई और गुड्डू के सामने ट्रे रखते हुए कहा, भैया हमें तो बात बताओ, जब तक आप कुछ गड़बड़ ना करो आपको खाना नहीं पचता ना? बहुत ही ज्यादा बोल रही हो बेटा। गुड्डू ने अपनी एक भाव ऊपर चढ़ाकर कहा, अरे मजाक कर रहे हैं। वेदी ने गुड्डू के सामने बैठते हुए कहा, ठीक है, अब शुरू हो जाओ और सारी कहानी सुना डालो। गुड्डू ने चाय का कप उठाते हुए कहा। वेदी ने हिम्मत करके गुड्डू को सारी बात बता दी। गुड्डू ने सुना और कहा, देखो वेदी, जे लड़का है वंदना आंटी का भतीजा और वंदना आंटी है मोहल्ले की सबसे चर्चित महिला। का समझी? हम ये नहीं कह रहे कि लड़का गलत है, पर इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं लग रही। तुम थोड़ा वक्त दो, हम बात करते हैं, पर तब तक ना जी आधी रात में फोन वोन ठीक नहीं है। आपको क्या पता वंदना आंटी कैसी है? वेदी ने बच्चों की तरह मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। बेटा हम हैं लौंडे और लौंडों को ना सब पता रहता है। तुम ना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, जाकर सो जाओ। गुड्डू ने कप वापस ट्रे में रखते हुए कहा। वेदी चुपचाप उठी और अपना फोन लेकर जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, फोन इधर ही रख दो। आप क्या करोगे? वेदी ने पूछा। गेम खेलेंगे। कहा है कि हमारा फोन तो चोरी होगा, वो तो रात काली करेंगे गेम खेलकर। तुम हो जाओ, गुड्डू ने कहा। बेचारी वेदी गुड्डू को सच बताकर फंस चुकी थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। गुड्डू ने भी वेदी का फोन स्विच ऑफ किया और सो गया। बनारस उत्तर प्रदेश। शगुन मंडप में काम देख रही थी कि तभी उसका फोन बजा। गुड्डू का नाम देखकर शगुन एकदम से चौंक गई। उसने फोन उठाया लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई और फिर अचानक से फोन कट गया। शगुन कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपना फोन देखा तो पाया कि चार्ज ना होने की वजह से उसका फोन बंद पड़ गया है। शगुन फोन चार्जिंग में लगाकर एक बार फिर अपने काम में लग गई। दूल्हा दुल्हन और कुछ रिश्तेदार मंडप में आकर बैठ गए और शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। वह मंडप से बाहर निकलकर लॉन में चली आई। वहां एक खाली पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। रात का वक्त था और उस पर ठंडी हवाएं शगुन को सुकून पहुंचा रही थी। वही पास ही में रोहन की नजर जब शगुन के उदास चेहरे पर पड़ी तो उसने प्रीति से कहा, यार शगुन दी को ऐसे अपसेट देखकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कितनी अच्छी है, सबसे अच्छे से बात करती है, सबकी हेल्प करती है, फिर उनके साथ ही ये ट्रेजेडी क्यों? दी जीजू से बहुत प्यार करती है रोहन, उनके लिए वो कुछ भी सहने को तैयार है। जब से जीजू की याददाश्त गई है वो दी को पहचान ही नहीं पा रहे। जबकि तुम्हें पता है उस दिन बनारस आने से पहले जीजू ने मुझसे बात की थी, तब मुझे बताया था कि वो भी दी से बहुत प्यार करते हैं और दी को अपने दिल की बात बताने आ रहे हैं। प्रीति ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं। रोहन ने कहा, जीजू की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी, वे किसी और को पसंद करते थे, लेकिन अपने पापा के लिए दी से शादी कर ली। पर दी के साथ रहते हुए उन्हें दी से प्यार हो गया और यही बात बताने वो बनारस आए थे, लेकिन उससे पहले ही। कहते कहते प्रीति उदास हो गई। प्रीति, तुम्हें नहीं लगता हमें इन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए? रोहन ने एकदम से कहा। हम क्या कर सकते हैं? प्रीति ने कहा। मतलब ये कि हम तुम्हारे जीजू के सामने ऐसा कुछ करें जिससे उन्हें पुरानी बातें याद आ जाए और वह शकुन दी को पहचान ले। रोहन ने कहा, ये इतना आसान भी नहीं है रोहन। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जबरदस्ती हमने उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो हो सकता है उनके दिमाग पर जोर पड़े और वो अपनी सारी याददाश्त खो दे। प्रीति ने कहा, ये तो मुश्किल है। फिर तो मैं महादेव से दुआ करूंगा कि इन दोनों को जल्दी मिला दे। रोहन ने कहा और फिर शगुन के चेहरे की तरफ देखने लगा जिस पर उदासी साफ नजर आ रही थी। नींद के कारण उसकी पलकें बार बार बंद हो रही थी और गर्दन लुढ़क रही थी। सामने से आते गोलू की नजर जब शगुन पर पड़ी तो वह उसकी ओर आया और पास पड़ी कुर्सी खिसकाई और अपना कंधा शगुन के कंधे से लगा दिया।
नींद में शगुन का सर गोलू के कंधे से आ लगा। शगुन नींद में थी, उसे पता भी नहीं था कि उसके पास गोलू बैठा है। प्रीति ने देखा तो दोनों को देखकर मुस्कुराई। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? रोहन ने पूछा। जरा वहां देखो यार, ये गोलू जी भी ना कसम से दिल जीत लेते हैं कभी कभी, प्रीति ने खुशी से भरकर कहा। हाँ देखा मैंने, अपनी भाभी से बहुत प्यार करता है ये, रोहन ने कहा और प्रीति के साथ गोलू शगुन के पास चला आया। वे दोनों भी वहां पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। प्रीति को वो मोमेंट इतना अच्छा लग रहा था कि उसने अपने फोन में गोलू और शगुन की वो प्यारी सी तस्वीर ले ली। रात बाहर चारों वहीं बैठे रहे। शादी बहुत अच्छे से निपट गई। सुबह के 3 बजे शगुन की आंख खुली तो उसने देखा उसका सर गोलू के कंधे पर है और गोलू जाग रहा है। शगुन ने सर उठाते हुए कहा, माफ करना गोलू जी, मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं भाभी, शादी अच्छे से निपट गई है, विदाई हो जाए उसके बाद चलते हैं घर, गोलू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। प्रीति और रोहन कहाँ है? शगुन ने पूछा तो गोलू ने कुछ दूर इशारा करते हुए कहा, उधर इन दोनों का अलग ही चल रहा है, पर जोड़ी अच्छी है। पापा से इनके बारे में बात करेंगे, चलिए चलते हैं, कहकर शगुन गोलू के साथ अंदर चली गई। विदाई के बाद गोलू ने स्टाफ को सारा काम समझाया और खुद शगुन प्रीति के साथ घर चला गया। सुबह सुबह आए थे और चारों ही थकान से चूर। रोहन तो अपने कमरे में सोने चला गया। गुप्ता जी उठ चुके थे। उन्हें देखते ही कहा, हो गया सब अच्छे से? हाँ पापा, शगुन ने कहा। काफी थक गए हो आप लोग, बैठो आज चाय हम पिलाते हैं, कहते हुए गुप्ता जी किचन की तरफ चले गए। प्रीति तो वहीं हॉल में पड़े गद्दे पर सो गई। गोलू और शगुन की आंखें भारी हो रही थी पर नींद नहीं आई। गोलू बाथरूम चला गया और शगुन भी मुंह धोने लगी। गुप्ता जी चाय ले आए। तीनों ने चाय पी और फिर गोलू शगुन सोने चले गए। गुप्ता जी नहा धोकर पूजा पाठ में लग गए। 11 बजे के आसपास शगुन सोकर उठी। देखा गोलू नहीं था। अपने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी काम से गेस्ट हाउस गए हैं। शगुन नहाने चली गई। तैयार होकर उसने अपना सामान पैक किया और साथ में गोलू का भी, क्योंकि आज ही उसे कानपुर वापस जो जाना था। जाने से पहले शगुन अपने पापा से प्रीति और रोहन के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन रोहन ने मना कर दिया और कहा कि वह पहले अपने पापा से बात करेगा और उसके बाद सीधा प्रीति के लिए रिश्ता लेकर आएगा। शगुन का रोहन की ये बात पसंद आई। उसने भी हामी भर दी। रोहन अपने घर जाने के लिए निकल गया। प्रीति से मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि वह सो रही थी। रोहन के जाने के कुछ देर बाद ही गोलू आया। तब तक प्रीति भी उठ चुकी थी। उसने रोहन से ना मिल पाने का दुख था, लेकिन जब शगुन ने उसे रिश्ते वाली बात बताई तो प्रीति का चेहरा खुशी से खिल उठा। गुप्ता जी, शगुन, गोलू और प्रीति ने साथ में खाना खाया। अब तक प्रीति की गोलू से भी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। खाना खाने के बाद गोलू ने बैग गाड़ी में रखे और गुप्ता जी से जाने की इजाजत मांगी। गोलू को कुछ तोहफे जबरदस्ती दिए गए क्योंकि वह लेना नहीं चाह रहा था। गोलू ने सारे तोहफे गाड़ी में रखे और ड्राइवर सीट पर आ बैठा। शगुन प्रीति से गले मिली और फिर अपने पापा के पास चली आई तो उसके पापा ने उसका सर चूमते हुए कहा, इस बार गुड्डू जी के साथ आना बेटा। कोशिश करेंगे पापा, शगुन ने कहा तो गुप्ता जी की आंखें नम हो गई। वह जाकर गाड़ी में बैठ गई। प्रीति की आंखें नम हो चुकी थी। वह गुप्ता जी के सीने से आ लगी तो गुप्ता जी ने उसका सर सहलाते हुए कहा, पगली, तुम्हारी बहन बहुत हिम्मत वाली है। ऐसे हालातों में भी उसने खुद को संभाल लिया। अब महादेव उसकी बिखरी हुई जिंदगी को संभाल ले। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 28। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। सॉरी, मन मर्जियां भाग 27। तो मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।